नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय विवेक सर में। ये हमारा एनवायरमेंट स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन का 16वां भाग है। इस 16 पार्ट में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? DNA का पूर्ण स्वरूप क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आई रिपीट, डीऑक्सी एसिड। थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग चेंज करके इसको ऑप्शन को फंसाया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग आउट ऑफ लाइट। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा, इसीलिए इसको मेकिंग आउट ऑफ लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू, आकाश का नीला रंग मुख्यतः है निम्न कारण से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, हवा के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, हमारी जो अर्थ है यानी पृथ्वी, उसके एटमॉस्फियर में कुछ गैसेस होती हैं, गैसेस होती हैं और उसमें पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। तो जब भी सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फियर में प्रवेश करता है तो उनके लाइट को, जो सनलाइट होती है उसको ये बिखेर देते हैं, ये गैसेस, ये पार्टिकल्स होते हैं जो कण, वो बिखेर देते हैं। और ब्लू लाइट जो होती है यानी नीला जो रंग होता है, तो ब्लू लाइट वो ज़्यादा बिखरता है तो उस दूसरे कलरों के मुकाबले, तो इसलिए हमारा जो स्काई है, आकाश, वो नीला दिखाई देता है। कंडीशन ये है कि आकाश हमारा साफ और बादल नहीं होने चाहिए, क्लियर और क्लाउडलेस जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग वंस ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड, मेढक के नवजात शिशुओं को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टैडपोल्स। देखिए, नवजात शिशुओं को 3 नामों से पुकारा जाता है। एक टैडपोल्स हुआ, एक पॉलीवॉग है, POLLIWOG, और एक और नाम है फ्रॉगलेट या फारोजी LET। ठीक है, अगर ये तीनों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो तीनों सही होगा, तीनों ये नाम होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैटरी और सेल कन्वर्ट्स डैश 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 एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी या सेल किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डेज एंड नाइट्स बिकॉज ऑफ, रात और दिन किस कारण से होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थ रोटेशन यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। देखिए, पृथ्वी हमारी जो है वो अपने एक्सिस पे यानी अपने अक्ष पे घूमती रहती है। जैसे बॉल को लेकर ज़मीन पे घुमा दिया जाए उस तरह से वो रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, जिस कारण से दिन और रात होता है। और ये सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, उसको बोलते हैं अर्थ रिवोल्यूशन, जो ऑप्शन नंबर बी है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही यानी अर्थ रिवोल्यूशन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यानी मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब। इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी है और ये सन यानी सूरज। अब देखिए, सन एरो द्वारा बनाया हुआ है, ये आपका लाइट इधर से पड़ रहा है सूर्य, और ये जो हमारी पृथ्वी है इसके 50% पार्ट पे जहाँ तक लाइट पड़ रहा है वो दिन होगा, और उसके जो पिछला भाग है ये रात होती है वहाँ पे। और ये पृथ्वी ऐसे ऐसे रोटेट होती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा करके इधर से एक तरफ से दिन होता जाता है और एक तरफ से रात होती जाती है दूसरे वाले पार्ट पे, और धीरे धीरे ये पार्ट पूरा इस तरफ आ जाता है। तो इस पार्ट में उस कंडीशन में जहाँ रात है वहाँ दिन हो गया, जहाँ दिन है वहाँ रात हो जाता है। इस तरह से जो मैंने बताया अर्थ रिवोल्यूशन का परिभ्रमण जो कहे थे पृथ्वी का, वो पृथ्वी यहाँ से चलेगी और इसके चारों ओर घूमती रहती है। तो उसके कारण जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है इसी के कारण होता है, मौसम में परिवर्तन। ये भी हम बताते रहे कि इस तरह के भाई क्वेश्चन परिवर्तित कर सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ रेनफॉल। निम्नलिखित में से कौन वर्षा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी इवेपोरेशन वाष्पीकरण और कंडेंसेशन यानी संघनन।
देखो वाष्पीकरण क्या है, पृथ्वी पे जो जल है गर्मी के कारण वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है, वायुमंडल में चला जाता है पृथ्वी के। फिर वहाँ उसका संघनन होता है, वो दोनों जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वाष्प के सब मिल के एक साथ फिर बड़ा बूंद बना देते हैं और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसी कारण से पृथ्वी पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर इज मेनली मेड ऑफ, पेपर मुख्यतः किसका बना होता है। देखिए पेपर तो बहुत चीज़ों का बना होता है, लेकिन जो ऑप्शन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बम्बू एंड ग्रास, यानी कि बांस और घास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सम शुगर इज डिजॉल्व इन ए ग्लास ऑफ वाटर दी वाटर लेवल, यानी जब एक गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी घोला जाता है तो उसका पानी का स्तर क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम, यानी अपरिवर्तित होता है। देखिए जब शुगर यानी चीनी को पानी में डाला जाता है तो शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं, जो उसके दाने होते हैं, वो टूट टूट के छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। और वो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जगह होता है, तो उसमें जाके वो समा जाते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए उसका वाटर लेवल बढ़ता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और चीनी और चीनी और चीनी बढ़ाते जाएँ, क्वांटिटी घोलते जाए तो घुलता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि घुलना बंद हो जाता है। आप लोगों ने सबने नोट किया होगा इस चीज़ को। वो इसीलिए कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, वो जो उनके बीच में जगह है वो सब भर जाता है एक समय के बाद, तब उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। जब घुलना बंद हो जाता है तो उसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम कांट मेक देयर फूड बिकॉज, गैर हरित पौधे जैसे मशरूम अपना भोजन नहीं बना सकते हैं क्योंकि, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दे लैक क्लोरोफिल, यानी उनके क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए। और पेड़ पौधे कोई भी हो अपना भोजन इसलिए बना पाते हैं कि उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आईज, यानी आँख। देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो बॉडी में वेस्ट पार्ट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो इसमें बहुत से आ जाएंगे, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी जो ग्रंथियां होती हैं जिसके द्वारा पसीना बाहर निकलता है, तो ये आता है, तो इसको स्किन में शामिल कर लेंगे, स्किन जो डी ऑप्शन है। और किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, तो इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर हेड इज मेड अप ऑफ ओनली वन मूवेबल बोन, इट इज कॉल्ड, हमारा सिर केवल एक चलित हड्डी से बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जॉ बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट ए मिनिमम, सामान्यतः दिन के किस समय पर सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट, यानी वायु का तापमान जो होता है जब सबसे ज़्यादा होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिनाइजेशन इज, यानी लवणीकरण है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन सॉइल, यानी कि इन सॉइल, मृदा में नमक का मिल इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना लवणीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज एक्सट्रीमली सैलिन एंड डज नॉट सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ, निम्नलिखित में से कौन सा जल समूह अत्यंत खारा है एवं जलीय जीवन इसमें नहीं पनपता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेड सी, यानी मृत सागर, इसमें मछलियाँ वगैरह, मेढक वगैरह और भी कोई जीव जंतु पनप नहीं पाते, नहीं जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनैंथस एवं अमरबेल अमरबेल पौधे हैं, यानी रिथैंथस एंड कैस्कटा प्लांट्स आर, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पैरासाइट्स, यानी परजीवी। देखिए पैरासाइट या परजीवी पौधे उन्हें कहते हैं जो दूसरे
पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं इनके जड़ नीचे जाती है तो दूसरे पेड़ से जड़ इनका कनेक्ट हो जाता है और उससे वो पानी ग्रहण कर लेते हैं। आप ऐसे भी पौधे देखे होंगे जैसे पेड़ उसको ऊपर चढ़ जाते हैं दूसरे पेड़ों पे, लेकिन अगर उनको नीचे से काट दिया जाए, जो लतर वगैरह होती है काट दिया जाए, फिर भी वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि जिस पेड़ पे वो चढ़े होते हैं उस पेड़ से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, पानी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाई लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इनमें से किस भारतीय राज्य के समुद्री तट की लंबाई सबसे अधिक है? इसका तो हम आंसर पहले भी दे चुके हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं था इसके पहले की कुछ वीडियो में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। देखिए, गुजरात अगर स्टेट की बात यहाँ कर रहा है, भारतीय राज्य की बात कर रहा है, तो गुजरात सबसे कोस्ट लाइन जो है यानी कि समुद्री तट उसका सबसे बड़ा है, और 1600 1600 1600 किलोमीटर का इसका कोस्ट लाइन है लेंथ उसकी। और वैसे अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है द्वीप समूह है, उसका कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसका 1912 किलोमीटर ये लंबाई पड़ेगी समुद्री तट की। इस तरह से समझ सकते हैं। और भी ऑप्शन है, मैप के थ्रू थोड़ा समझते हैं। ये इंडिया का मैप है और नीचे से इधर सारा समुद्र है, इधर यहाँ तक, ठीक है। और ये जो एरिया है ये समुद्र के साथ टच नहीं है, ये समझ लीजिएगा, टच नहीं है। यहाँ इधर जो है म्यांमार है, इधर म्यांमार यहाँ तक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ इधर तक है। इसलिए ये जो राज्य हैं समुद्र तट इसके नहीं हैं, समुद्र से इनकी सीमा नहीं लगती है। बाकी इधर है, ये जैसे है गुजरात है तो इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, फिर नीचे है महाराष्ट्र। इसको थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं, इस तरह से हम थोड़ा बड़ा किए हैं। देखिए, ये गुजरात है, ये इसका सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, हमने बताया 1600 किलोमीटर है। फिर महाराष्ट्र है, इसकी सीमा है। फिर गोवा है, ये जो छोटा वाला, इसके ये इसका समुद्र तट है। फिर कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये है। फिर उड़ीसा है इस साइड, फिर पश्चिम बंगाल है। आपके ये जो सारे राज्य हैं, ये 9 राज्य आपके समुद्र तट से लगते हैं, इनकी सीमाएं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से लगती हैं, तो आप ये 9 राज्य ही हैं। इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। गुजरात का तो मैंने बता दिया। थोड़ा दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश का। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीमा इस साइड से लग रही है समुद्र से। दूसरे नंबर पे है एक्चुअली 5 राज्यों का हम समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में फर्स्ट ना पूछ कर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी पूछने लगा है। तो पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 974 किलोमीटर की समुद्री सीमा है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ये इसका 906 किलोमीटर समुद्री सीमा है। और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, ये समुद्री सीमा इसकी है 720 किलोमीटर। और उसके बाद ये केरल का नंबर आता है 590 किलोमीटर। ये टॉप 5 के राज्य हैं जो हमने काउंट कराए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिके ऑफ कोरल रीफ इन द ओशन इज कॉज्ड बाई? महासागरों में कोरल रीफ के क्षरण का कारण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि जो हो रही है उसके कारण से। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है ना, तो उससे दिक्कत आती है जब 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, समुद्र का भी ऑटोमेटिक उसके बढ़ जा रहा है, तो इसके कारण से ये सब खत्म हो जा रहे हैं, एल्गी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कोरल रीफ क्या होता है, देखिए समुद्र के अंदर ये सारे देखिए ये सब कोरल रीफ हैं। और ये समुद्र के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वहाँ जीवन संभव हो पाया है। इसमें जो बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जलीय जीव को प्रदान होते हैं, तो वो अपना जीवन वहाँ पे उनका संभव हो पाता है। और इसमें से बहुत से स्टोनी कोरल से बने होते हैं, ये सब कोरल रीफ स्टोनी कोरल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी राजबाड़ी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य। देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी 2007 में, 2007 में, और इसका एरिया है 31.63 स्क्वायर किलोमीटर।
आई होप मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।